नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, वनडे से लेकर के TCS IAS तक आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। इसके पहले जो भी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, लगभग हमने बताया था आपको। कुछ और विद्रोह हुए हैं, जैसे पाउना विद्रोह हुआ, पाइका विद्रोह हुआ। तो ये जो विद्रोह हैं वो भी आपको बता देंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति पर आने से पहले, तो आज की टॉपिक पर आने से पहले अगर हम ये कहें, चूंकि कारण तो बहुत सारे थे, 1857 की क्रांति के कारण बहुत सारे थे, जिनमें से एक तत्कालिक कारण था कि जो ब्राउन बेस राइफल था एक, उसके बदले में एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाना, जिसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी का लगा होना, ये तत्कालिक कारण माना जाता है। लेकिन अगर आप यही माने कि ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना और उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगा होना यही कारण था, तो ये हम गलत मानते हैं। हम नहीं, सभी लोग गलत मानते हैं। अगर मान लीजिए यही कारण था, तो राइफल कौन यूज़ करता था? राइफल सैनिक यूज़ करते थे, तो सैनिक को विद्रोह करना चाहिए था। लेकिन इसमें नाना साहब भी शामिल हुए, रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल हुई, बेगम हजरत महल भी शामिल हुए। क्यों? वो तो सैनिक थे नहीं, लेकिन वो भी शामिल हुए। इसका मतलब है कि बहुत सारे कारण मिल करके तब ये 1857 की क्रांति हुई। अब उनमें से अगर हम कारणों की बात करें, कारण 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके कारण पर अगर हम आए तो बहुत सारे कारण हैं। मैं सभी कारणों को लिखता हूं और एक एक करके समझाते चलता हूं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से हर जगह से प्रश्न, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके GIC में भी प्रश्न पूछा जाएगा, वो LT में भी पूछा जाएगा, UP-SSC हो, चाहे SSC हो, चाहे सुपर टेट हो, सब में क्वेश्चन यहाँ से। सुपर टेट के तो सिलेबस में एकदम से लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हर हाल में, हर परीक्षा में। कारण पर अगर हम आए, कारण तो बहुत से कारण थे 1857 की क्रांति के। बहुत से कारण थे। सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि। सभी कारणों को हम लिखेंगे और समझाते चलेंगे। सहायक संधि ये क्या है? ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, 1799 ईस्वी में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, उस समय सहायक संधि, भारत में सहायक संधि को लागू करने का काम इसी वेलेजली की थी। सहायक संधि है क्या? असल में उस समय अंग्रेजों का यही काम था कि वो कमजोर राजाओं को ढूंढते थे। उनकी नज़र उन पर रहती थी, कमजोर राजाओं पर, और देखते थे कि जो कमजोर राजा है उनके यहाँ अपने सैनिकों को भेजते थे और उनके साथ मिल जाते थे। ये कहते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, हमारे सैनिक आपके यहाँ रहेंगे, समय समय पर बाहरी आक्रमण से रक्षा करेंगे हम, और हमसे तो आप बचे ही रहेंगे। और वो बेवकूफ़ राजा उनके सैनिकों को रखते थे, अंग्रेजी सैनिकों को, उनका खर्चा भत्ता कपड़ा खाना सब देते थे। और जब उनकी कमजोरियों का पता चल जाता था तो वो उनकी जो सैनिक टुकड़ी उनके यहाँ रहती थी वो इधर इन्फॉर्म कर देती थी जनरलों को, और ये जाके वहाँ कब्जा कर लेते थे। यही था सहायक संधि। तो इस वेलेजली की सहायक संधि से बहुत से राजा परेशान हो गए थे। सबसे पहला राज्य था हैदराबाद। पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य हैदराबाद था, जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी।
पहला राज्य हैदराबाद था। पहला राज्य हैदराबाद था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि को भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? विलेजली को। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो है, अगर हम ये कहें कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है, तो सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहा जाता है। डुप्ले को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, लेकिन वो भारत में ज़्यादा दिनों तक रहा नहीं, सहायक संधि को ईजाद करके और वो चला गया। लेकिन ये जो वेलेजली साहब हैं, ये भारत में बहुत दिनों तक रहे और इन्होंने उसको लागू कर दिया भारत में, तो इसीलिए इनको कहा जाता है विलेजली को सहायक संधि। विलेजली की सहायक संधि, सारा श्रेय इन्हीं को जाता है, विलेजली को। तो सहायक संधि के तहत ये तमाम राज्यों को हड़प रहे थे, उन पर कब्जा कर रहे थे, उन पर अधिकार कर रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, इसलिए तमाम राजा त्रस्त थे। उनमें जो एक रोष जग रहा था, वो भड़क रहा था। तो अब चूंकि एक कारण ये भी था विलेजली की सहायक संधि, विलेजली की सहायक संधि। दूसरे कारण की अगर हम बात करें, समझते चलिएगा, दूसरे कारण की अगर हम बात करें कि इसी विलेजली ने एक नियम दिया था, इसी विलेजली ने एक नियम दिया था कि अगर भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल होना है तो उनको सिर के बाल और मूछ के बाल मुड़वाने पड़ेंगे। विलेजली का यह नियम कि अंग्रेजी सेना में, नोट्स आप लोग बनाते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उठाया है आज, और ये पूरा हम खत्म कर देंगे जो है 1857 की क्रांति से चलेंगे। और चूंकि हम भारतीय, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से हम आपको बता रहे हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम आपको बता रहे हैं, तो ये हम 1885 तक लेके चलेंगे आपको। और 1857 से लेकर के 1885 तक जितने घटनाक्रम हुए हैं, सारे घटनाक्रमों को हम बताएंगे और समझाएंगे आपको। तो दूसरा कारण था कि विलेजली का यह नियम कि अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए भारतीयों को, किसको? भारतीयों को सिर के बाल तथा मूछें मुड़वानी पड़ेंगी। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा बड़ा कारण है? तो ये तो बहुत बड़ा कारण है भाई। हिंदुओं में ये संस्कृति है, ये मान्यता है कि जब उनके घर में उनके पिताजी की या उनके माताजी की या और किसी की घर में, परिवार में मृत्यु हो जाती है, तभी वो अपना सिर का बाल और मूछ साथ में मुड़वाते हैं। लेकिन विलेजली का यह नियम इनके धर्म पर आघात था, हिंदुओं के धर्म पर एक आघात था। ठीक है, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, विद्रोह कर दिया। तो एक कारण ये भी था, वो विद्रोह सुलग रहा था, दिल ही दिल में सबके सुलग रहा था। जबरदस्ती का काम था विलेजली का, जबरदस्ती का काम था यहाँ भी और जबरदस्ती का काम था यहाँ भी। तो ये दो कारण हो गए। अगर हम तीसरे कारण की बात करें, तो तीसरा कारण है 10 जुलाई 1806 का बेल्लौर का विद्रोह। इस विद्रोह के बारे में हम आपको बताते हैं। बेल्लौर का विद्रोह, इसे ही सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कहा जाता है। सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह 1857 के पहले ये हुआ था। 10 जुलाई 1806 का बेल्लौर का विद्रोह, सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह इसे कहा जाता है, सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह। अच्छा, ये हुआ क्यों था? ये हुआ इसलिए था कि फिर यहाँ जबरदस्ती वाला काम हुआ था।
अंग्रेज कह रहे थे कि पगड़ी आप ना पहनो और ना टीका लगाओ। सैनिकों को ये कह रहे थे कि आप पगड़ी नहीं पहन सकते और ना टीका लगा सकते हैं। ये भी सीधा सीधा धर्म के ऊपर आघात था। न पगड़ी पहनने देते थे, न टीका लगाने देते थे। वो ये कहते थे कि आप एक ऐसी विशिष्ट प्रकार की टोपी उनके यहाँ आती थी अंग्रेजी सैनिकों में जिसमें पंख लगा होता था, कहते थे ये लगाओ। जबरदस्ती का मामला, ये भी धर्म के ऊपर एक आघात था। ठीक है, पगड़ी और टीका न लगाने की, न लगाने देना, पगड़ी और टीका न लगाने देना, सीधा सीधा धर्म पर आघात था ये भी, और धर्म पर आघात था ये भी। तो 10 जुलाई 1806 में जो एक बेल्लौर का सैनिक विद्रोह हुआ था, सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह कौन सा है, अगर बेल्लौर आपको दिख रहा है विकल्प में, तो इसको आप तुरंत लगाएंगे। ठीक है, अगला कारण हम देखते हैं। सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह यही है। अगला कारण नीचे दिख रहा है साथियों कि नहीं? हाँ, तो अगला कारण अगर हम देखते हैं 1819 में उड़ीसा का पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह, उड़ीसा का पाइका विद्रोह। ये क्यों हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? ये जगादेश बंधुओं के नेतृत्व में हुआ था। जगादेश बंधुओं के नेतृत्व में। तो कितने कारण हो गए? अभी तो 4 ही हुए हैं, अभी और हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1819 में उड़ीसा का पाइका विद्रोह, ये भी एक सैनिक विद्रोह ही था। तो द्वितीय सैनिक विद्रोह आप इसे कह सकते हैं, लेकिन प्रथम सैनिक विद्रोह यही 10 जुलाई 1806 का बेल्लौर का विद्रोह माना जाता है। उसके बाद में अगला देखते हैं। एक एक नोट्स आप बनाते चलिए, इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूं और लिखने के बाद उसको पढ़ भी रहा हूं अपने शब्दों में कि आप समझते चलिए। अगर हम अगला कारण देखें तो 1824 का बर्मा का युद्ध, ये क्यों हुआ था हम इसको आपको समझाएंगे। बर्मा का युद्ध, ये उस समय जो है 1824 का बर्मा का युद्ध, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल था एम हर्स्ट। ठीक, तो क्या हुआ था कि 1824 का जो बर्मा का युद्ध था वो क्यों हुआ था, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि 47वीं छावनी के सैनिकों को 47वीं छावनी के सैनिकों को यह कहा जा रहा था कि आप बर्मा जाएं, और सैलरी उतनी ही थी जितनी आप भारत में रहते तो मिलती, और उतनी ही बर्मा जाने पर ही देते हो। तो उस समय का लोगों का, ये भारतीय लोगों का ये मानना था कि अपनी जमीन से, अपनी धरती से, अपने गांव से वो बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी धरती, अपनी जमीन को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते थे। क्यों जाएंगे? जितनी सैलरी यहाँ उतनी ही वहाँ, प्लस अपने भी धरती और जमीन, अपने गांव को छोड़ो, माँ बाप को छोड़ के जाओ। इसलिए इन्होंने कहा, 47वीं छावनी के सैनिकों ने कहा कि हम बर्मा नहीं जाएंगे। तो जबरदस्ती एम हर्स्ट ने क्या किया कि इस विद्रोह को ऐसा दबा दिया एम हर्स्ट ने कि पता ही नहीं चला कि 47वीं छावनी के कुछ जवान भी थे कभी। ऐसा इसको दबा दिया, जबरदस्ती कुचल दिया। तो एक सैनिकों में रोष यहां से भी था। ठीक, सैनिकों में रोष यहां से भी था।
अगला पॉइंट देखते हैं। हर पॉइंट महत्वपूर्ण है, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है, और इसको हम कह सकते हैं कि जो है ये सर्वप्रथम सैनिक युद्ध कौन सा था? बेल्लौर का। द्वितीय हमने बताया उड़ीसा का पाइका युद्ध, और तृतीय इसको कह सकते हैं 1824 के बर्मा के युद्ध को आप तृतीय सैनिक युद्ध कह सकते हैं। इसलिए आप कभी ये ना सोचिएगा कि 1857 में जो मंगल पांडे ने किया था वो सैनिक विद्रोह था प्रथम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पहले भी ये देखिए, उसके पहले भी 1819 में, 1824 में, और उसके बाद 10 जुलाई 1806 में सैनिक विद्रोह हो चुके हैं। तो इन सब विद्रोहों की वजह से सैनिकों में एकदम बहुत ज्यादा जो है रोष था, सैनिकों में भी था, और जो विलेजली की सहायक संधि थी उससे तमाम राजाओं में भी था। लेकिन वो रोष दबा के रखे हुए थे, 16 भड़क रहा था। और आगे देखते चलिए। तो 1824 के बर्मा के युद्ध के बाद में विलेजली नहीं, डलहौजी द्वारा हड़प नीति लाना, डलहौजी द्वारा हड़प नीति लाना। ये क्या हुआ था? डलहौजी एक नियम लेके आया, हड़प नीति या गोद हड़प नीति। ये एक नियम लेके आया, इसको राज्यों को हड़पना था। तो नियम ये लेके आया कि आप किसी भी दत्तक पुत्र को, अपने दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। जैसे कि लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, उनका भी एक दत्तक पुत्र था, इसलिए उनको दिक्कत हुई। बेगम हजरत महल, उनका जो ब्रिजेश लड़का था, उनका भी दत्तक ही पुत्र था, समझ लीजिए, उनको भी दिक्कत हुई। नाना साहब थे, उनका भी दत्तक ही पुत्र था, उनको भी दिक्कत हुई। तो इसलिए ये एक बड़ा कारण माना जाता है डलहौजी द्वारा हड़प नीति लागू करना। इसको राज्य को हड़पना था, इसलिए ये नियम लेके आया ये कि आप दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। यानी कि अगर आपका दत्तक पुत्र है तो वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। आप अगर मर जाए या स्वर्गवास हो जाए आपका, तो राज्य को हम हड़प लेंगे, हमको तो हड़पना है ना, हम दत्तक पुत्र को नहीं बनने देंगे। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ से भी हुई, ये भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। इसके बाद आगे चलते हैं। सारे कारणों को आप लिखते चलिए साथियों। और अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट में एक जो है पोस्ट स्टाम्प शुल्क लागू कर दिया गया अंग्रेजों द्वारा। ये क्या है? उस समय जो चिट्ठियां लिखी जाती थी, जो सैनिक थे दूर दराज क्षेत्रों में थे सैनिक, वो अपने गांव में चिट्ठियां लिखते थे। अब चिट्ठियां ही एक सहारा थी। आजकल तो व्हाट्सएप है, चैट कर दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उस समय चिट्ठियां सहारा थी। और जब चिट्ठियां भेजते थे सैनिक, तो पहले तो फ्री भेजते थे, लेकिन शुल्क लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। 2 पैसा या 4 पैसा उस पर शुल्क लगा दिया गया। उस समय के लिए इतना ही बहुत है। तो सैनिकों ने ऐतराज किया। जब सैनिकों ने ऐतराज किया तो जबरदस्ती थोपा गया उन पे, तो उनको दिक्कत हुई। जबरदस्ती जब थोपा गया तो सैनिक अब अपने घर, अपने माँ बाप या अपने नात बात रिश्तेदार जो भी थे उनसे बात करने में दिक्कत होती, चिट्ठी से संपर्क करने में दिक्कत होती, पत्र व्यवहार नहीं हो पाता था। इसलिए इनके अंदर भी रोष आया। तो यह भी एक कारण था जो है 1857 की क्रांति के विद्रोह का। ठीक, जो पोस्ट स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया, सैनिकों में एक रोष जो है, नया रोष उत्पन्न हो गया। इसके बाद अगर हम अगले कारण की बात करें तो अगला कारण दिसंबर 1856 क्या हुआ था इस दिन? दिसंबर 1856 में अंग्रेजी सेना में बेस ब्राउन राइफल
की जगह एनफील्ड राइफल का लाना, जिसमें गाय तथा, इस चीज को मैं नाम नहीं लूंगा इसका, कि चर्बी प्रयोग में लाना, प्रयोग में, यही तात्कालिक कारण माना जाता है। तात्कालिक कारण, ठीक, तात्कालिक कारण यही माना जाता है। लेकिन 1857 के क्रांति के बहुत सारे कारण थे जो हमने आपको 7-8 पॉइंट में बताया। तो इसको देखिए कि 1856 में अंग्रेजी सेना में पहले एक बेस ब्राउन राइफल चलता था कि लोड करो और मार दो, चूंकि वो कम दूरी का था, रेंज कम दूरी का था, और अंग्रेज उसकी जगह पर नए आधुनिक एक राइफल लेके आए, एनफील्ड राइफल। ये लंबी दूरी तक मार करता था, इसकी मारक क्षमता लंबी दूरी तक थी। ये भारत में लेके आए भारत वालों को ही मारने के लिए। अब भारत वालों को ही समझ में नहीं आ रहा था, भारत में ही लेके आए भारत वालों को मारने के लिए। तो ये इस राइफल में क्या था कि जो कारतूस था उसको दांत से काटना पड़ता था, और दांत से काट करके तब उसमें डालना पड़ता था, और फिर पंप लगा के फिर जो है वार करना पड़ता था। तो चूंकि दांत से काटना पड़ता था और गाय और सुअर की चर्बी थी, इसलिए यहाँ पर हिंदुओं को भी दिक्कत हुई, आपत्ति हुई, और मुसलमानों को भी आपत्ति हुई। क्यों? क्योंकि गाय से हिंदू प्रेम करते हैं और सुअर से मुस्लिम नफरत करते हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम का यहाँ आक्रोश भड़क उठा, और यही तत्कालिक कारण बन गया। इसने जो भी रोष था पहले का, जो शोला भड़क रहा था भारतीयों के अंदर पहले का, उसमें इसने इस कारण ने जो है चिंगारी लगा दी और भड़क उठा, और हो गया 1857 की क्रांति। तो ये जो कारण थे 1857 की क्रांति के, ये अनेक कारण थे। तो इन सब कारणों को आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि कोई एक कारण नहीं था, 7-8 कारण थे। इसके अलावा भी कई कारण थे, इसके अलावा भी कई कारण थे जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जबरदस्ती जमीनों को हड़प करना, जबरदस्ती लोगों को सताना, क्योंकि अंग्रेज ही रह गए थे अब, अंग्रेज ही रह गए थे अब। क्यों? क्योंकि वांडी वाश के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए, वो भाग गए। जो पुर्तगाली बचे थे, चूंकि सबसे पहले आए थे वो एक निश्चित क्षेत्र में रह गए, कोचीन और गोवा, इन्हीं दोनों क्षेत्रों में रह गए। वो उनका कोई विकास या उन्होंने अपना कोई विस्तार किया नहीं अंग्रेजों के चलते। फिर थे, बचे कौन थे? बचे थे डच। डचों को 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में हरा दिया। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंग्रेज ही उस समय शक्तिशाली बचे थे, और जब वही बचे थे और उनका यही विचार था कि हम पूरे भारत पर जो है राज्य करेंगे, और किया भी उन्होंने, अपने भरसक जितना कर पाया किया, लोगों को सताया, मारा, पीटा, कत्ल किया, जबरदस्ती उनकी जमीनें हड़प की। तो ये बहुत सारे कारणों को दबा के रखे हुए थे, और वो शोला भड़कते 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 इतने सारे कारण हो गए, इतना सर से पानी ओवर हो चुका था कि 1857 में क्रांति भड़क उठी और चिंगारी लगा दी हिंदू मुस्लिम की एकता ने यहाँ पर। ठीक, तो 1857 की क्रांति का एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं, उन सभी कारणों को हमने आपको समझाया। अब हम कल की क्लास से चलेंगे 1857 की क्रांति के जो भी स्टेप बाय स्टेप घटनाएं हुई हैं। तो आप सभी लोगों को पूरा क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।